हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। प्राचीन भारत ख़त्म करने के बाद अब एंशिएंट इंडिया हमने ख़त्म कर दिया था, तो अब मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया हम लोग आज से शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हिस्ट्री के सवाल पूछे जाते हैं वो इसी सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं और मेरा टारगेट है कि अगले कुछ दिनों में पूरा लूसेंट के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको मैं रिवीजन करा दूं। और आपको कैसे पढ़ते हैं हम लोग पता है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको मैं ऐसे अंडरलाइन करूंगा, आपको नोट करना है, आपको अपनी किताब खोल के रखना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में मैंने पहले ही भेज दिया है इसकी पीडीएफ, लूसेंट की हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में सेंड कर दिया है। तो रिवीजन कर लो क्योंकि अब बहुत कम टाइम है। देखिए, आधुनिक भारत जो शुरू होता है वो शुरू होता है उत्तर मुग़ल काल से। अब मान लीजिए मुग़ल काल ख़त्म होने के कगार पे हैं, औरंगजेब के बाद जो भी राजा आते हैं उसे ही उत्तर मुग़ल कालीन सम्राट या उत्तर मुग़ल काल कहते हैं। अब इसे आप कैसे याद करोगे और एग्ज़ाम में क्या क्या सवाल आते हैं इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था, ये आपको जानना चाहिए। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। और बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो ये सिख धर्म से रिलेटेड है, आप इनको जानते होंगे, ठीक है। अब बहादुर शाह को शाहे बेखबर कहा जाता है। देखिए, शाह बेखबर उपनाम से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो प्लीज़ अंडरलाइन कर दें। जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में ये पूछा जाता है शाहे बेखबर, ठीक है। यह है बहादुर शाह। और ध्यान से सुनिए, मैं इसके बाद इंग्लिश वर्जन भी दिखाऊंगा। हिंदी में बहुत कम चीज़ें दी हुई रहती हैं, इंग्लिश में ज़्यादा रहता है, तो आपको घबराना नहीं है। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं दोनों वीडियो अलग अलग लेकर आऊँगा तो देखने वाले लोग बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए इंग्लिश वाले थोड़ा पेशेंस रखो, हिंदी आपको समझ में आती होगी। यू हैव टू बी पेशेंसिव, बी मोर पेशेंसिव, और आपको रिवीजन ही होगा, दोनों चीज़ें दोनों भाषा में मिलेगी। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखो। मुग़लों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। देखिए, जब अंतिम मुग़ल सम्राट थे उनसे कुछ लोग अलग भी होते हैं, ठीक है। जैसे अवध का सआदत खां जो है वो अलग होके अवध का राज्य स्थापना करता है। तो जो लोग भी अलग राजा बनते हैं उन्होंने अलग राज्य बनाए, और वो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इसमें जो पूछा जाने वाला है ये बॉक्स। मैं हमेशा कहता हूँ लूसेंट का बॉक्स रट्टा मार जाओ, आंख बंद करके 2 बार 3 बार पढ़ो, ठीक है। और आज से मैं एक होमवर्क सीरीज़ और लाइव सीरीज़, मतलब लाइव क्लास के साथ होमवर्क, ताकि आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। अवध के सआदत खां हैं, हैदराबाद के चिनकलीज़ खां हैं, निज़ामुल मुल्क आसफ़ जहाँ, ठीक है। ये याद रखिएगा, हैदराबाद का चिनकलीज़ खां बहुत बार पूछा गया है। अगला है रुहेलखंड की वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, ये नहीं आया है, लेकिन बंगाल का मुर्शिद कुली खां कई बार पूछा गया है। कर्नाटक का सादुतुल्लाह खां, भरतपुर, चूड़ामन एवं बदन सिंह, ये भी पूछा गया है। तो कुल मिला के अवध, हैदराबाद, बंगाल, कर्नाटक, भरतपुर, ये याद रखिए, ठीक है। और मोहम्मद शाह ने सआदत खां, जिसने अवध की स्थापना की थी, उसको बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी थी। और सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। तो ये तो नहीं पूछा गया, लेकिन बुरहानुल मुल्क किसे कहते हैं? तो सआदत खां को। कभी कभी ऑप्शन में सआदत खां की जगह पे बुरहानुल मुल्क भी दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा फास्ट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो तेज चलेंगे। मुग़ल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो इस हुसैन अली खां को और अब्दुल्ला खां को क्या कहते हैं? किंग मेकर, ठीक है। किंग मेकर इन्हें कहते हैं। और ये किंग मेकर इस हाल में है, किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट राजा ये खुद नहीं बने, दोनों भाई अली बंधु, लेकिन इनके सहारे ये बहुत सारे राजा बनाते हैं। इसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। देखिए, जहांदर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। तो लंपट मूर्ख किसे कहते हैं? जहांदर शाह को। फर्रुखसियार को मुग़ल वंश का घृणित कायर कहा गया है, क्योंकि इसने अकबर की तरह उदारता दिखाई थी। तो ये दोनों चीज़ें प्लीज़ याद रखिए, जहांदर शाह लंपट मूर्ख, मेरे साथ बोलिए, जहांदर शाह लंपट मूर्ख, और फर्रुखसियार को घृणित कायर, ठीक है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद साहब को रंगीला कहा जाता था, क्योंकि ये रंगीले मूड के थे, समझ रहे हैं। जो भी लड़कियां औरतें होती थी उनके खिलाफ ये काफ़ी अट्रैक्टिव रहता था हमेशा। और ये अपने दरबार में कभी कभी साड़ी पहन के भी आ जाया करता था। तो तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। तो ये सैयद बंधु जो किंग मेकर थे, जो खुद राजा नहीं बनते थे, दूसरे को राजा बनाते थे,
उनकी हत्या कर दी गई। प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। ईरान मतलब फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर हमला किया, बहुत बार पूछा गया है। और उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। और ध्यान से सुनिए, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन ये जब नादिर शाह ये करनाल हरियाणा के पास जब ये बहुत कत्लेआम मचाता है, बहुत ज़्यादा खून खराबा करता है, इतिहास में इसका भी नाम बहुत मतलब खून खराबों में टॉप पे लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसने देखा था इंडियन कल्चर में वो सारी जो लुटेरे थे ये लोग, तो सारी चीज़ों को लूटने के बावजूद खून खराबा डर पैदा करने के लिए इन्होंने किया था। और भी कुछ पॉलिटिकल रीज़न है, कभी हम लोग हिस्ट्री में ज़रूर बताएंगे। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि ले गया और तख्ते ताउस, जिसे अकबर ने बनवाया था, पीकॉक थ्रोन, जो कि हीरे मोती से जड़ा हुआ एक थ्रोन था, समझ रहे हैं ना, तख्त था जिस पे बैठ के राजा बातें सुनता था, तो वो तख्त को ये ले गया तथा कोहिनूर हीरा को लेकर फारस या ईरान वापस लौट गया। आज भी फारस की खाड़ी है ईरान के बगल में, आप जानते होंगे। डेली करंट अफेयर ज़रूर देखो, क्योंकि अभी मैं उसमें सारा टॉपिक रिवीजन कराने वाला हूँ, जितने भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं सबको। तो प्लीज़ डेली करंट अफेयर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और यहाँ पे आई बटन भी दबाएंगे तो ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, सबको देखो रिसेंट के। पानीपत का तृतीय युद्ध अब होता है, ठीक है। तो तख्ते ताउस को मयूर सिंहासन कहते हैं, और इस तख्ते ताउस पे बैठने वाला अंतिम सम्राट जो था ये मोहम्मद शाह था। ये कई बार पूछा गया है। और शाह आलम द्वितीय, इसको अली गौहर के नाम से भी जानते हैं, 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब सुनिए, शाह आलम द्वितीय ने के शासनकाल में, शाह आलम द्वितीय जब मुगल सम्राट थे तो 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध बहुत बार पूछा गया। 1761 में मराठा या मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, जिसमें मराठा बहुत बुरी तरीके से हारे थे, ओके। अब जो उत्तर मुगलकालीन सम्राट है ना, उनकी यहाँ लिस्ट दी हुई है। ये कभी आपसे याद नहीं होगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा आपको याद करो, लेकिन एक बार आपको देखना चाहिए। बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर अंतिम शासक है, जिनके टाइम में 1857 की क्रांति होती है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे सर आप बहुत फास्ट बोल रहे हो यार, तो अब टाइम नहीं है स्लो बोलने का, ठीक है। आप अपने वीडियो की स्पीड स्लो कर लो। तो ये बात ध्यान रखना है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं स्लो होके बोलूँगा ही, ठीक है। अगला आते हैं, गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। ये सब नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो पूछा जाएगा वो अब आ रहा है इम्पॉर्टेंट चीज़ें। भारत में यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों का आगमन। 17 मई 1948 को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। अब वास्को डी गामा आता है 1498 में, ये डेट याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। फिर 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये पुर्तगाली था, भारत में पुर्तगाल का वायसराय बन के आता है। तो अब आप यहाँ से जो चीज़ें रट्टा मारनी है, पहली चीज़ 1505 में फ्रांसिस्को अल्मीडा आता है, 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है। और ये इन दोनों की उपलब्धियाँ हिस्ट्री में जब हम लोग पढ़े हैं और पढ़ेंगे भी, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ यहाँ कॉलोनी नहीं बनाए बल्कि एक पुर्तगाली साम्राज्य क्रिएट किया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता और पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारी कोठी कोचीन में खोला। अब आइए इन सब चीज़ों को इंग्लिश में देखते हैं। हिंदी वाले घबराएंगे नहीं, आपकी डबल रिवीजन हो जाएगी, तो प्लीज़ पेशेंस के साथ देखें। तो इंग्लिश में हम लोग द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ही शुरू करेंगे। इसके पहले के जो भी टॉपिक है या तो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि उससे सवाल कम आते हैं, जिससे सवाल ज़्यादा आता है। तो हम लोग अभी पुर्तगाल के बारे में पढ़ रहे थे। पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में आती है और कोचीन में सबसे पहला अपना व्यापारिक कोठी खोलती है पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1600 ईयर्स एंड वेस्ट कोस्ट सूरत में इन्होंने सबसे पहला अपना कोठी खोला। देयर इज अनदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1602। तो हिंदी वालों के लिए अच्छी बात है कि इंग्लिश में जो चीज़ें हैं वो जो उनके हिंदी में नहीं हैं, कई चीज़ें हैं जो नहीं हैं। आप लोग भरोसा मानो, मैं भी हिंदी में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ा सकता हूँ। तो आप अपनी कैपेबिलिटी को बिल्डअप कीजिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। अब मैं इसका ट्रिक देने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए। आपको इतना याद होगा
कि 1498 में सबसे पहले पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी आया, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी याद होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा लास्ट में आया है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और सबसे पहले ये चला गया है, ठीक है। और सबसे पहले आया था कौन? पुर्तगाली। यहाँ से इस कनेक्शन को जोड़िए। आपको याद है गोवा राज्य को पुर्तगीज से अलग कराया गया था, तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली और सबसे अंतिम में जाते हैं, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहला चला गया और जो सबसे पहले आया वो सबसे लास्ट में। तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगा कि फ्रेंच सबसे लास्ट में आते हैं। प्लीज़ इस ट्रिक को दिमाग में सेट करो। फ्रेंच सबसे लास्ट में 1664 में आते हैं, तो सबसे पहले जाते हैं। और पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में आती है, तो ये 1961 में जाती है। सबसे लास्ट में भारत का पार्ट ये छोड़ के जाते हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रिक। अब ये कैसे लिखोगे आप? यहाँ बुक का जो साइड का पेज है, ऊपर का या नीचे का, यहाँ पे लिख दो सबसे पहले। इसके साइड में लिखो सबसे पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एंड गो वेंट सबसे लास्ट में, ठीक है। और ये सबसे लास्ट में आते हैं सबसे, ठीक है। अब आते हैं डैनिश कंपनी वेयर फॉर्म टू सेल देयर ऑल सेटलमेंट्स इन ब्रिटिश इन 1845। तो डैनिश जो थे, डेनमार्क के जो थे, उन्होंने अपना सब बेच दिया ब्रिटिश सेटलमेंट को, ये काम नहीं है। अब आते हैं पुर्तगीज के बारे में जो हम लोग उधर पढ़ रहे थे। तो आपने ये क्या देखा था? द केप रूट वाज डिस्कवर्ड बाय यूरोप टू इंडिया बाय वास्को डी गामा। ही रीच्ड द पोर्ट ऑफ कालीकट ऑन 17 मई 1498। वाज रिसीव्ड बाय हिंदू रूलर कालीकट नोन एज जमोरिन। अब ये हिंदी में नहीं था, तो ध्यान से सुनिए। वास्को डी गामा को जमोरिन के द्वारा स्वागत किया गया। दिस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग स्टेशंस एट कालीकट, कोचिन एंड कन्नानौर। तो यहाँ के बाद कालीकट, कोचिन और कन्नानौर में ये बातें होती है। तीनों को घेर दीजिए। कोचिन वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ पुर्तगीज, ये भी घेर दीजिए। उसके बाद गोवा को रिप्लेस किया गया। अब गोवा को किसने रिप्लेस किया ये पूछा जाता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज। अल्मीडा 1505 एंड 1509 इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। प्लीज़ हिंदी वाले इसको अलग से अपने कॉपी में, अपने बुक में, अपने लूसेंट में अगर है तो ठीक है, नहीं तो इसे नोट कर लें क्योंकि ये सिर्फ इंग्लिश में यहाँ पे दिख रहा है। द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर या ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। अब इसे हिंदी में कहेंगे नीला समुद्र जो पॉलिसी था वो उसको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने भेजा था। अल्फांजो डी अल्बुकर्क वाज द सेकेंड गवर्नर ऑफ पुर्तगीज। अल्फांजो डी अल्बुकर्क ये सेकेंड था और इसने पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म चालू किया था, ठीक है। ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर इन 1510। नीनो डा कुन्हा ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल कोचिन टू गोवा। अब देखिए यहाँ क्या होगा। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है कि गोवा को राजधानी किसने बनाई, ठीक है। और तो ये हो गया नीनो डू कुन्हा, क्योंकि इन्होंने सारे टेरिटरी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया कोचिन से गोवा 1530 में। अल्फांजो द अल्बुकर्क। अब देखिए आपको मैं एक ट्रिक बताऊँ यहाँ पे। सबसे पहले जो पॉलिसी आता है वो पहला गवर्नर बनता है, वो शुरू करता है पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, छोटा पॉलिसी। सबसे पहले आया तो छोटे जगह पाँव जमाएगा। उसके बाद पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म, इम्पेरियलिज्म मतलब साम्राज्य बनाने का, इससे बड़ा काम है, तो ये अल्फांजो डी अल्बुकर्क ने किया। तीसरा है नीना डा कुन्हा। इसने क्या किया? तो इसने गोवा में अपनी राजधानी ही बना दी। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये तीन चीज़ें हैं, तीनों को लाइन से याद करोगे, उनके काम भी आपको सीरियली दिमाग में सेट हो जाएगा। मार्टिन अल्फांजो डी सूजा, ये पहला जीसस सेंट मतलब पहला जो है फ्रांसिस जेवियर, ये अराइव्ड इन इंडिया विथ हिम। मार्टिन अल्फांजो डी सूजा के साथ सबसे पहला जेसिस सेंट अगर कोई आते हैं तो उनका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर। वो किसके साथ आते हैं? इसके साथ। तो ये नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछा जाता है सबसे पहला संत कौन था जो आया था इंडिया में। पुर्तगीज पावर विटनेस द डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ 16th century. They lost Hooghly in 1631 after being driven by कासिम खान, मुगल नोबल ऑफ शाहजहाँ। तो शाहजहाँ का एक नोबल था, मतलब राज दरबारी था, उसने इसको मुगल नोबल मतलब शाहजहाँ का वो एक तरीके से देख रेख करने वाला था उस इलाके का, और उसने इनको हटा दिया हुगली से। हुगली कहाँ है? कोलकाता। 1661 किंग ऑफ पुर्तगीज गेव बॉम्बे टू चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। 1661 में किंग ऑफ जो पुर्तगाल था उसने दहेज दे दिया किसको?
तो किंग की बहन की शादी हो रही थी प्रिंस चार्ल्स द्वितीय, जो कि इंग्लैंड से थे। तो इंग्लैंड के प्रिंस की शादी, देखिए कितनी अजीब बात है, आपको हंसी भी आएगी। इंग्लैंड के प्रिंस की शादी हो रही है पुर्तगाल की प्रिंसेस से, ठीक है। और इन दोनों की शादी में दहेज दिया जाता है हमारा बॉम्बे। मैं हिस्ट्री पढ़ने के दौरान सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे हंसा हूँ कि शादी किसी और की हो रही है, कहीं और के लोगों की, और मात्र 10 पाउंड में उस समय बॉम्बे को दहेज में दे दिया गया, डाउरी दे दिया गया। आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मराठा कैप्चर्ड सेटल सालासीट एंड बासिन इन 1739, ये भी आप घेर सकते हैं। और सिर्फ उनके पास गोवा बच गया, दमन एवं दीव बच गया, जो कि 1961 तक रहा था। मैंने शुरू में ही आपको कहा था, ठीक है। अब आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ध्यान से सुनिए, आज मैं इसको ख़त्म करूंगा, फिर हिंदी वाले अभी आऊँगा मैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। डच के बारे में सीधे याद रखिए एक चीज़ कि इनकी 1602 में स्थापना हुई थी, इसको घेरिए। और सेटलमेंट इनका सबसे पहला मछलीपट्टनम था। इससे ज़्यादा सवाल कभी भी नहीं पूछा गया है, प्लीज़ याद रखिए, ठीक है। अब देखिए, ईस्ट में डच का काफ़ी प्रभाव था, ये लिखा हुआ है। पुलिकट वॉज द मेन सेंटर इंडिया टिल 1619, उसके बाद नागापट्टिनम हुआ, ठीक है। डच जो है बैटल ऑफ बडेरा में इंग्लिशों को अपना सारा सामान, सारा जितना सेटलमेंट था ये दे देते हैं। तो बैटल ऑफ बडेरा इंग्लिश और डच के बीच में होता है। फिर आता है इंग्लिश। बिफोर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड ट्रेड इन इंडिया, जॉन माइल्डन हॉल ए मर्चेंट एडवेंचरर वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन हु अराइव इन इंडिया 1599, ठीक है। इंग्लिश के बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहला लोग सोचते हैं कि कोई और आया था, लेकिन ये जॉन मिल्डन हॉर्न ये 1599 में ही आ चुका था, ठीक है, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंडन। अब देखिए, आप जानते हो सिंपल क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम आप लोग ध्यान से पढ़ो, मर्चेंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अब इसका पूरा नाम है द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। ये 1600 में बनता है। कैप्टन विलियम हॉकिंस ये जहांगीर की कोर्ट में 1609 में आता है। इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित करने का फरमान ले लेता है 1613 में। तो सबसे पहला इंग्लिश फैक्ट्री बनती है सूरत में, ठीक है। और ये कौन फरमान लेकर आता है, विलियम हॉकिंस। लेकिन सर थॉमस रो जब आता है बाद में, तो ये और ज़्यादा परमिशन ले पाता है। सर थॉमस रो यहाँ लिखा है 1615 में, ठीक है। अब कुछ और भी चीज़ें बढ़ती हैं, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अक्वायर्ड बॉम्बे इन्होंने दहेज में लिया था, आपको मैंने दिखाया था। जेराल्ड ओंगियर वाज द फर्स्ट गवर्नर फ्रॉम। अब जब इन्होंने दहेज में लिया तो सबसे पहला गवर्नर कौन बना, जेराल्ड ओंगियर। क्या था, जेराल्ड ओंगियर, पढ़ सकते हैं इसे। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कोलकाता शहर को किसने बसाया था, तो ये है जॉब चारनॉक। इन 1690 जॉब चारनॉक ने सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर। देखिए, हिस्ट्री पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, आपको रियल चीज़ें पता चलती हैं। आज कोलकाता आप सुनते होगे तो आपको सोचते होगे कि कहीं ना कहीं से ये बदल के इतनी सभ्यता यहाँ तक पहुँची है। और इस कोलकाता बनने में 3 जगहों का, सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर को मिला के जॉब चारनॉक ने कोलकाता या कालीकाता उसको कहता था उस समय, कलकत्ता बनाया था, ठीक है। और यहीं पे फोर्ट विलियम भी बनाया जाता है 1700 में, फोर्ट विलियम किला को कहते हैं, ठीक है। 1694 में ब्रिटिश पार्लियामेंट एक रिजोल्यूशन पास करती है और 1698 में इनकी जो एक राइवल कंपनी है सबको मिलाते हैं और फिर इनका नाम बदल जाता है द इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़। अब इसमें पहले इसको शॉर्ट में कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इतना बड़ा नाम उसका ऑफिशियल नाम था। फर्स्ट अमलगमेशन ऑफ कंपनी इन 1708। अब देखिए, इसके बाद कुछ ब्रिटेन की और कंपनी आती हैं जो शासन करती हैं और शासन करने के बाद इंडिया में व्यापार करना चाहती हैं, ठीक। तो बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक बिल पास करके दोनों कंपनी को एक मिला दिया। मतलब अब जो भी कंपनी व्यापार करेंगी इसके थ्रू करेंगे, अलग से नहीं कर पाएंगी। तो ये चला 1708 में एक हो गया। अमलगमेशन ऑफ द कंपनी केम इन 1708 और ये कब तक चलता है, 1858 तक, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोग अगले 10 दिनों में टारगेट 10 डेज टारगेट लूसेंट की वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सारा टारगेट करके ख़त्म किया जाए, ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम बचा है, बहुत फास्ट रिवीजन करेगा
और मैं एक चीज़ बता दूं, इतना मैंने पढ़ा दिया, इसका सिलसिला हम आज ही से शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट करोगे तो हम लोग ज़रूर करेंगे। इसके आगे आपको फ्रेंच, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट पढ़ना है। इसके आगे मॉडर्न इंडिया, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, ये आपको पढ़ के रखना है। मैं इसको रिवीजन कराऊंगा, मतलब कि आपका फाइनल ये रिवीजन हो रहा है, इसके बाद आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको मैं अगला चैप्टर होमवर्क में दूंगा, फिर उसको रिवीजन कराऊंगा, फिर नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। पढ़ाने के बाद जब आप पढ़ के और मेरे पास मेरी वीडियो देखोगे तो भरोसा मानो आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। तो आपका होमवर्क है, अगला जो भी पॉइंट है, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, दोनों पढ़ के रेडी रहेंगे। मैं अगली जितनी ज़्यादा आप पढ़ोगे, आपको अगले दिन जब मैं मिलूँगा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये चीज़ें मैं इसलिए करता हूँ ताकि बैलेंस बना रहे, नहीं तो बहुत कम व्यू होते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं, तो फिर मैं बना नहीं पाऊँगा और काफ़ी टाइम लगता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना चाहिए। और अगर ये टारगेट 10 डेज़ का आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हाँ सर टारगेट स्टडी, टारगेट प्लान, होमवर्क शुरू करें। मैं इस पर एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, क्या क्या इसमें मैं करूँगा, कैसे कैसे आपकी तैयारी कंप्लीट कराऊँगा। तो दिल थाम के बैठिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।